जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल सीरीज के नए लेक्चर में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। जो बिहार एग्जाम, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। बिहार की भौगोलिक स्थिति, उसकी नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, फसलें या जो प्राकृतिक संसाधन है, या जो भी रीजनल सवाल आए हैं, बार-बार पूछे गए हैं, हम उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम जो भी सभी पॉइंट है उसको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी दिशा में स्थित है? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो पहला है भागलपुर, दूसरा है पटना, कटिहार और पूर्णिया। पूर्वी दिशा की बात करें, बिहार की पूर्वी दिशा की अगर हम बात करें, यानी कि जो बंगाल की सीमा है उससे जो लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका कटिहार। ठीक है, जो दोस्तों कटिहार जो ये सबसे पूर्वी जिला है ना। अगर हम बात करें बिहार की, तब बिहार जो वो भारत का पूर्वी राज्य है ना। और अगर हम बात करें बिहार के और बाहरी क्षेत्र, जैसे कि जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि पश्चिमी जिला की बात करें, तो जो पश्चिम जिला अगर बिहार की अगर बात करें, तो वो आपका आ जाता है कैमूर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर हम बात करें उत्तरी जिला की अगर हम बात करें, तो उत्तरी अगर बिहार के उत्तरी जिला की बात करें, तो वो आ जाता है आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर हम दक्षिणी जिला की बात करें, तो जो दक्षिणी जिला है आपका, वो आ जाता है आपका गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम पूर्वी जिला की बात करें, जो कि हमने बताया है पूर्वी जिला सबसे जो है वो आपका किशनगंज भी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बिहार की अगर हम क्षेत्रवार जिले की अगर बात करें, तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति है। दोस्तों, बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होकर के एक राज्य बना था। उस समय जो बिहार के जो सबसे ज़्यादा जो खनिज संपदा क्षेत्र था, कह सकते हैं कि जो दक्षिण बिहार के जो जिले थे, उनको एक अलग से हम सीमा को काट करके एक अलग से हमने राज्य बनाया, जो झारखंड नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित राज्यों में शामिल है। छोटा नागपुर का पठार जो कि बहुत ही खनिज संपदा वाला ये पठार है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 4, 2 3 4, केवल 2 4 या 1। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। ये छोटा नागपुर पठार में जो भी राज्य में स्थित है, अगर हम बात करें छोटा नागपुर राज्य में, तो उसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी कि झारखंड। झारखंड तो बिल्कुल छोटा नागपुर पठार के जो मैक्सिमम भाग है, आपको झारखंड में ही पड़ता है। बिहार के भी कुछ भाग हैं जो छोटा नागपुर पठार के, जैसे कैमूर या गया वाला जो क्षेत्र है, वो उसमें आपको पड़ते हैं। अगर हम बात करें मिजोरम, तो मिजोरम आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिजोरम तो पूर्वी इलाके हैं, ये तो भारत के पूर्वी सबसे पूर्वी छोर पर जो है वो स्थित है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये भी नागपुर के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में ये आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। तो जहाँ 1 2 4 होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य रूप से अगर झारखंड में ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र फैला हुआ है, और झारखंड के साथ-साथ बिहार और छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा, है ना? उड़ीसा उड़ीसा जैसे क्षेत्र में वो फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी इसमें फैला हुआ है कुछ जगह पर ये। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में तो है ही। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है, ये भारतीय प्रायद्वीप के सबसे जो पूर्वोत्तर है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है, और ये पूरे 87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना? 87,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, खास करके इसमें अगर हम नदी की बात करें, तो इसका प्रमुख नदी सोन नदी है ना? सोन नदी इस पठार की और ये फिर जाकर के गंगा में भी मिल जाती है। अगर हम इस पठार की बात करें, तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से अगर हम बात करें दोस्तों, तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो आपका है 700 700 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। खास करके इस जगह में अगर हम सामाजिक अस्तित्व की बात करें, तो आदिवासी मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और इसी छोटा नागपुर में आपको पता है कि बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया था। ठीक है, और बाद में 1908 में एक छोटा नागपुर जो है वो अधिनियम भी पारित हुआ था। ठीक है, जिसमें गैर आदिवासियों को लिए वहाँ पर भूमि लेना प्रतिबंध था। तो अगर आप किसी भी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र, खास करके जो आदिवासी वाले क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर जमीन नहीं ले सकते हैं। ये आपको 1908 में ही एक जो है छोटा नागपुर अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसको भली-भांति समझ लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सी बिहार की पहाड़ियाँ हैं? ठीक है दोस्तों, बिहार में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। वैसे आपको ज़्यादा पहाड़ियाँ बिहार में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो बिहार में हैं, और कुछ ऐसे जगह खास करके अगर हम बात करें, जैसे आपके पास ऑप्शन है राजगीर, बटेश्वर, रामशिला, उपरोक्त में से सभी। तो राजगीर में भी पहाड़ी है,
बटेश्वर में भी पहाड़ी है और रामशिला में भी पहाड़ी है। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें पहाड़ी इसमें जो इलाका है इसका बात करें, जैसे कि अगर हम राजगीर बात करें तो राजगीर में आपको कुछ जो है झीलें मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें अनुपम, है ना? तो यहाँ पर आपको अनुपम नाम का झील आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद कपकोलत हो गया, तेलहर हो गया, ये सारे झील आपको देखने। अगर करकट की बात करें तो ये आपको बटेश्वर में आपका करकट नाम का एक झील देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पहला ऑप्शन है अरवली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, बिहार के मैदान, दक्षिणी पठार क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक विभाजन है, अगर हम इसकी बात करें तो 3 भौतिक इकाइयों में इसको अगर हम विभाजित करें तो जैसे देखा जाए तो जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, बिहार के मैदान और दक्षिण पठारी क्षेत्र, ये तीनों श्रेणियां बिहार में आपको मिलने को मिलता है। लेकिन जो अरावली वाली श्रेणी है ये मुख्य रूप से भारत के जो पश्चिम और उत्तर के कुछ क्षेत्र हैं वो वहाँ पर फैला हुआ है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये सारे अरावली श्रेणी में आते हैं। लेकिन शिवालिक श्रेणी, बिहार के मैदान और दक्षिणी पठार की बात करें तो ये जो है आपका ये ऑप्शन हिस्सा में नहीं आता है। ठीक है। ठीक है, यानी कि अरावली जो है वो आपके हिस्सा में नहीं आता है, लेकिन शिवालिक श्रेणी, बिहार के मैदान और दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र है ये आपके जो है ये बिहार वाले जो है उसकी भौगोलिक विभाजन में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका हो जाएगा अरावली श्रेणी। जैसे शिवालिक श्रेणी की बात करें तो ये बिहार से अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण जो जिला है इसमें आप देखें तो उसके कुछ क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पर वो 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बिहार के जो सीमांत वाला क्षेत्र है, खास करके उन जगह पर ये इसका जो है वो आपको जो है वो फैलाव दिखता है। बिहार के मैदान की बात करें तो आपको जैसे कि उत्तर में और दक्षिण में देखें तो जो भी उत्तरी क्षेत्र है कह सकते हैं, जैसे गंगा के मैदान है, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। दक्षिण पठार क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि दक्षिण पठार में मुख्य रूप से आपको जो जिला अगर देखेंगे तो कैमूर। ठीक है दोस्तों, तो ये दक्षिण पठार वाले क्षेत्र में कैमूर आपको मिलता है और यहीं पर कैमूर में ही जो है आपका ये छोटा नागपुर के पठार वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर समझ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कोसी जो मैदान है उसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? ये पिछले साल भी जो भी एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी शायद याद होगा, या बीपीएससी में भी बार बार ये सवाल आते रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उम्मीद करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। पहला है 100 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर और 300 मीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कोसी मैदान है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर की है। ठीक है, समुद्र तल से किसी भी जो मैदान की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। तो जो समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई है वो लगभग कितना है? 30 मीटर है। ठीक है, और जो इसकी निचला क्षेत्र है वो कह सकते हैं कि गंगा मैदान का हिस्सा है ना? और उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी विशेषताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फिर आप जाएंगे तो हिमालय से जो नदियाँ खास करके निकलती है, जैसे कि कोसी नदी, तो ये नीचे की तरफ आती है बिहार में। ठीक है, ये नेपाल में ऊपर की तरफ होती है और जैसे ही ये बिहार में आती है, कोसी क्षेत्र में आती है, तो ये नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर आपको देखने को बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि हर साल बिहार इस क्षेत्र में जैसे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही नीचे होती है। अब देख लो औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है ना? पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है और पूर्वी भाग में जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। जैसे कि दोस्तों पूर्वी भाग में जो है वो पश्चिमी भाग की तुलना में ज़्यादा वर्षा होता है। अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो टोटल जो सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा पूर्वी भाग में बिहार की होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि जो बिहार का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर आपको पूर्वी भाग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक समुद्र जो आपका अगर क्षेत्र मिलता है, समुद्री क्षेत्र मिलता है, वो जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, है ना? तो बंगाल की खाड़ी होने की वजह से भी यहाँ पर मानसून जो है वो जो हवाएँ हैं, उसके जो है लगभग जो है काफ़ी समय तक रहते हैं और ज़्यादा अधिक वर्षा भी करते हैं। तो इसका भी यहाँ पर लाभ मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा आपको वर्षा देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि मानसून वर्षा तो होती है और कुछ पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी आपको यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों? और जो पश्चिमी भाग है, अगर हम पश्चिमी भाग की करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आर्द्रता है वो इतनी कम होती है कि ज़्यादा वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में होती नहीं है। ठीक है? अगर क्षेत्र बाय क्षेत्र देखें कि कौन-सा क्षेत्र में कितना वर्षा होता है, तो पश्चिम भाग की बात करें तो 100 सेंटीमीटर पश्चिमी भाग में होती है। ठीक है? अगर हम बात करें अत्यधिक वर्षा वाले का है,
तो ये है ही नहीं। 200 सेंटीमीटर मैक्सिमम अगर बिहार में जो वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर ही होती है, इससे आगे है ही नहीं, ठीक है। ये 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र आपको भारत में जो मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र जैसे कि आपको मिजोरम, असम वाले क्षेत्र है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण-पश्चिम मानसून को खींच करके बिहार की जलवायु को कौन-सा कारक जो है वो प्रभावित करता है? ठीक है? अरब और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण-पश्चिमी मानसून को खींच करके बिहार की जलवायु को कौन-सा कारक प्रभावित करता है? उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा से निकटता के कारण, हिमालय से निकटता के कारण, दक्षिण-पश्चिम मानसून की गतिविधियाँ या काल वैशाखी और ग्रीष्मकालीन हवाएँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण-पश्चिम मानसून की गतिविधियाँ, क्योंकि बात हो रही है दक्षिण-पश्चिम मानसून को खींच करके बिहार की जलवायु को, वर्षा को प्रभावित करता है। तो वो आपका दक्षिण-पश्चिम मानसून जो गतिविधियाँ है, उसके वजह से ये जो है वर्षा को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाएँ हैं, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जो भी आर्द्रता होता है, उसको यहाँ पर खींच करके लाता है बिहार में और बिहार में पर्याप्त वर्षा जो है वो करती है। खास करके अगर हम जून से लेकर के सितंबर महीने की अगर बात करें, तो जून से सितंबर महीने तक इस क्षेत्र में जो है वर्षा आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जून से सितंबर महीने में पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और मानसून गतिविधियाँ जो है वो इन मानसून गतिविधियों की वजह से जो बिहार की जलवायु है वो प्रभावित होती है, ठीक है। और जो कभी-कभी जो है शुष्क मौसम भी होती है, ठीक है। अन्य कारक की हम बात करें, कर्क रेखा से निकटता की बात करें तो ये इसका कोई खास कारण नहीं है, ये कोई प्रभावित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन-सा जिला नेपाल और पश्चिमी बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? दोनों के साथ। ये पश्चिम बंगाल में जो सीमा है उसके साथ भी टच करता है और नेपाल की जो सीमा है उसके साथ भी टच करता है। वो कौन-सा जिला है? तो उत्तर हो जाएगा आपका किशनगंज। जो किशनगंज है वो बिहार का सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। मान लीजिए बिहार है आपका, तो ये जो बिहार है इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको नेपाल वाला क्षेत्र देखने को मिलेंगे, इधर बंगाल वाले, ठीक है? तो ये आपको नेपाल वाला क्षेत्र मिलेंगे और ये आपको बंगाल वाले क्षेत्र मिलेंगे, पश्चिम बंगाल वाले। तो ये दोनों सीमा टच करता है ये किशनगंज, ठीक है? तो किशनगंज एकमात्र जिला है जो अपनी सीमा जो है वो उत्तर में नेपाल और पूर्व में बंगाल दोनों को साझा करता है, ठीक है? ये बिहार के सबसे पूर्वोत्तर छोर पर स्थित है और ये काफ़ी जो है भू-राजनीतिक महत्व भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? इसीलिए इस क्षेत्र को हम सीमांचल क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ निकट होती है, ठीक है दोस्तों? और सीमा क्योंकि ये नेपाल से सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल से सीमा मिलती है, तो बिल्कुल ही किशनगंज में जो लोग हैं, जिस संस्कृति है, इन दोनों जगह का मेल खाता होगा। कुछ संस्कृति नेपाल के भी देखने को मिलता है, कुछ संस्कृति आपको पश्चिम बंगाल को भी यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा बिहार के है ना, बिहार के मैदान का हिस्सा नहीं है? उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। पहला है उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, पूर्वी मैदान, उपरोक्त में से सभी। तो कौन-सा जो है वो बिहार के मैदान का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी मैदान। जो पूर्वी मैदान है वो बिहार का हिस्सा नहीं है। बिहार के मैदान की अगर बात करें दोस्तों, है ना? बिहार की अगर हम मैदान की बात करें, तो जो बिहार के मैदान है, उसको हमने 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक है बिहार का जो उत्तरी मैदान है ना? उत्तरी मैदान है और एक है बिहार का जो है वो दक्षिणी दक्षिणी मैदान है, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से बिहार के जो है मैदानों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी मैदान की बात करें दोस्तों, तो ये पूर्व और पश्चिम चंपारण वाला जो क्षेत्र है वो स्थित है। जैसे खास करके अगर हम बात करें, तो इसमें आपका आ जाएगा बेगूसराय, है ना? बेगूसराय वाला क्षेत्र आ जाएगा, कटिहार, सहरसा ये सारे जिले आ जाएँगे। इसमें मुख्य रूप से नदी की बात करें, तो यहाँ पर आपको गंडक, है ना? प्रमुख नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना? बागमती ये सारे आ जाएँगे। दक्षिणी मैदान की अगर बात करें दोस्तों, तो दक्षिणी मैदान जो है, ये उत्तरी मैदान की तुलना में जो है वो काफ़ी ये संकरा है, ठीक है? और त्रिकोणीय भी है। इस क्षेत्र में आपको दक्षिणी मैदान में ही जो बिहार की है, वो कई पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर कई पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलता है। खास करके आप गया में आप देख सकते हैं, राजगीर में देख सकते हैं, ठीक है? औरंगाबाद में देख सकते हैं, बिहार शरीफ में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये सारे दक्षिणी जो बिहार है उसके मैदानी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है? यहाँ पर खास करके जो अगर हम बात करें, छोटा नागपुर के पठार के कुछ हिस्से आपको कैमूर वाले जगह पे, सब जगह पे आपको मिल सकता है। तो मुख्य रूप से अगर बिहार की मैदानी हिस्सा की बात करें, तो 2 मैदानी हिस्सा है, एक उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। पूर्वी मैदान हिस्सा नहीं है बिहार का, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। चलो दोस्तों, अगला देते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में भारत और नेपाल के बीच का सीमा कौन-सी पहाड़ी श्रृंखला बनाती है? दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो पश्चिम चंपारण है, वो नेपाल के सीमा के पास है
और ये बताता है कि कौन-सी जो पहाड़ी श्रृंखला है यहाँ पर इन दोनों के नेपाल और पश्चिम चंपारण के बीच जो इसको अलग करती है, तो वो है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों? तो जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, ये आपको पश्चिम चंपारण जिले के जो सबसे उत्तरी भाग है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों? पश्चिम चंपारण के जो सबसे उत्तरी भाग है, अगर हम बात करें उत्तरी भाग में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों? अगर अगला सवाल आ जाएगा कि पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में कौन-सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति बात करें, तो जो शिवालिक श्रृंखला है, इससे होकर के ये गुजरती है और उसके सीमा में भी है। इसकी हम ऊँचाई की बात करें, तो लगभग ये जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ है, वो 880 मीटर जो है इसकी ऊँचाई है। ज़्यादा ऊँचाई तो नहीं है। कह सकते हैं ये बिहार के सबसे ऊँचा बिंदु वाला भी क्षेत्र है। अगर पूछा जाएगा कभी सवाल में कि बिहार के सबसे ज़्यादा जो हाई पीक वाला क्षेत्र है, वो कौन-सी जगह है? तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा ऊँचा बिंदु इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है? यानी कि जो सबसे हाई पीक वाला क्षेत्र ये है और यहाँ पर बहुत सारे आपको घने जंगल वगैरह, यहीं पर आपको पता है इसी जगह पर जो है आपको वाल्मीकि टाइगर जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये बिहार की जो है वो पहली है और सबसे मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध फेमस भी है। ठीक है? तो ये वाल्मीकि टाइगर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। रोहतास पठार के उत्तर में किस भौगोलिक विशेषताएं से घिरा हुआ है ना? रोहतास पठार जो रोहतास वाले क्षेत्र है, उसकी जो पठार है उत्तर में किस भौगोलिक विशेषता से घिरा हुआ है? उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। ठीक है? तो पहला है गंगा नदी, कोसी द्रोणी, सोन नदी या गंडक। जो रोहतास के पठार है ना? यहाँ पर आपको जो मुख्य रूप से सोन नदी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है? तो रोहतास पठार जो ये बिहार के दक्षिण और पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर स्थित है। उन दोनों के बीच में स्थित है ना? कुछ दक्षिणी भाग भी है और कुछ पश्चिमी भाग भी है, तो इन दोनों के बीच में ये स्थित है। ठीक है? रोहतास जिले में स्थित है रोहतास के पठार। ठीक है? और यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये विंध्य के पठार भी जो है उसका विस्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है? तो विंध्य पठार भी इसका विस्तार, खास करके देखें तो कैमूर की पहाड़ियाँ भी जो है इसका हिस्सा है। ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि छोटा नागपुर पठार क्योंकि दक्षिण बिहार में, तो ये झारखंड से भी मिलते-जुलते जगह वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो उसके जो हिस्सा है कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सोन नदी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला है बिहार के खनिज संपदा है ना? खनिज संपन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक युग सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है दोस्तों, एक है सिनोजोइक है ना, मेसोजोइक है ना, प्राक कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक। तो आंसर हो जाएगा प्राक कैम्ब्रियन। ठीक है? तो बिहार का जो खनिज संपन्न जो खास करके अगर हम बात करें तो बिहार में जो सबसे खनिज संपन्न वाला अगर क्षेत्र की बात करें तो वो आपके दक्षिणी बिहार जो है उस तरफ आपको यहाँ पर ज़्यादा खनिज देखने को मिलता है, खास करके दक्षिणी जो पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें रोहतास है ना, रोहतास, गया है ना, रोहतास, गया हो गया आपका, नवादा हो गया, कैमूर हो गया। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बिहार के जो दक्षिणी वाले क्षेत्र है मुख्य रूप से प्राक्कैम्बियन शैली से बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको खनिज देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों प्राक्कैम्बियन जो शैली है ये पृथ्वी के सबसे पुराने जो भूगर्भिक निर्माण है वो उसका है, क्योंकि ये सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय ये सबसे पहले इसका प्रतिनिधित्व आया था। ठीक है दोस्तों? और बहुत सारे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कई खनिज हैं भरमार है, खास करके इस वाले जो चट्टान होते हैं इसमें आपको अभ्रक ज़्यादा मिलते हैं आपको, इसीलिए देखते हैं बिहार में अभ्रक ज़्यादा होता है। बॉक्साइट आपको इस वाले जो चट्टान में आपको ज़्यादा मिलते हैं और आपको अगर बात करें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो है वो आपको देखने को मिलता है ना? ग्रेफ़ाइट हो गया आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे खनिज आपको इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण भूगर्भीय विशेषताओं का उनके महत्व से मिलान कीजिए। ठीक है? जैसे कि कुछ भूगर्भीय विशेषताएँ हैं और उसके महत्व हैं। अगर हम पहला बात करें, ए की बात करें, तो बराबर पहाड़ियाँ, उसका क्या महत्व है? रोहतास पहाड़ियाँ, राजगीर पहाड़ियाँ और सोमेश्वर पहाड़ियाँ। इन सब की जो विशेषताएँ महत्व है, वो क्या-क्या है? हमको मिलान करना है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपने इसका मिलान कर दिया होगा। पहला हम बात करें ए, तो ए हो गया बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है? तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें आपको बहुत सारे प्राचीन जो शैली हैं गुफाएँ, जैसे कि अगर हम बात करें ये आपको बिहार के दक्षिण बिहार जो मुख्य रूप से अगर बात करें पहले ये गया जिला में था, लेकिन अब इसको हम जहानाबाद जिला आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे पुरानी चीज़ें जैसे कि सैलकट गुफाएँ हैं, खास करके मौर्य काल में जो बना हुआ चीज़ें जो आपको जो कि बौद्ध से जुड़ा हुआ है, तो आपका पहला हो जाएगा फर्स्ट।
दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों रोहतास के पठार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको रोहतास पठार है, इसमें विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। खास करके जो बलुआ पत्थर, शैल चूना पत्थर, ये सब की संरचनाएँ आपको देखने को मिलता है। तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों बी, यानी कि कौन हो जाएगा? अगर हम रोहतास पठार की बात करें तो यानी कि 2 विंध्य और सादी संरचनाएँ और बराबर की पहाड़ियाँ, प्राचीन शैल कट गुफाएँ। राजगीर की अगर पहाड़ी की बात करें दोस्तों, सी अगर देखें तो राजगीर की पहाड़ियाँ जो हैं, खास करके जो बिहार का टूरिस्ट पैलेस भी है ये क्षेत्र, तो यहाँ पर बौद्ध और जैन से संबंध है। ये नालंदा जिले में स्थित है ना, ये कह सकते हैं बौद्ध और जैनों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर ये धर्म जो पवित्र जगह है और खास करके महात्मा बुद्ध और महावीर से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध जैन, यानी कि तीसरा। और अगर हम लास्ट बात करें डी यानी सोमेश्वर पहाड़ियाँ, तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, इसका महत्व क्या है कि ये पश्चिम चंपारण जो है, ये जो एक शिवालिक पर्वतमाला उसका हिस्सा है और ये भारत-नेपाल सीमा को भी अलग करता है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आप देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि कोई चेंजिंग नहीं है, सब एग्जैक्ट सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आप देख लो जहाँ मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि बिहार में तृतीयक शैल किस प्राचीन समुद्र के अवसादों की विकृति के कारण बने थे? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है तैथिस सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। तो आंसर हो जाएगा आपका तैथिस सागर। ठीक है दोस्तों, तो जो तैथिस सागर है ये आपको कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट के बीच एक जब टकराव हुआ था, तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं अंतर्महाद्वीपीय सागर जो है वो उसका आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत में जैसे कि सेनोज़ोइक युग में इसका निर्माण हुआ था। खास करके अगर हम बात करें तो हिमालय शिवालिक पहाड़ियाँ जब ये यूरेशियन प्लेट और कह सकते हैं कि जब भारतीय प्लेट टकराए थे तो मुख्य रूप से जो पहाड़ के जो बने थे उसमें से विकसित हुए थे वो हिमालय, है ना? हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, हिमालय का निर्माण हुआ था, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उसका निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले जो क्षेत्र है कह सकते हैं इसको तृतीयक शैली का संरचना है जो वो निर्माण हुआ था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा तैथिस सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अगला सवाल, मुंगेर, जमुई और नवादा जिले में किस प्रकार की चट्टानें प्रमुख हैं? ठीक है, मुंगेर, जमुई और नवादा ये जो है बिहार के दक्षिणी वाले क्षेत्र हैं और इसमें प्रमुख रूप से कौन सा चट्टान आपको देखने को मिलता है? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पहला है विंध्य चट्टान, तृतीयक चट्टान, धारवाड़ चट्टान और चतुर्थक चट्टान। तो आंसर हो जाएगा धारवाड़, है ना? धारवाड़ चट्टानें यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान ये भारत की सबसे पुरानो चट्टानों में से एक है ना? इसका जो निर्माण है वो आर्कियन काल में ही हो गया था। इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? आर्कियन काल में ही हुआ था। ठीक है, ये बहुत पहले कह सकते हैं 5000 साल पहले इसका निर्माण हो गया था, नहीं 500 मिलियन पहले इसका जो है निर्माण हो गया था। अगर बिहार में धारवाड़ चट्टानों के कह सकते हैं तो जो दक्षिणी पठार है उस क्षेत्र पर ज़्यादा आपको मिलता है, खास करके जो मुंगेर वाला क्षेत्र है ना? मुंगेर हो गया आपका, जमुई हो गया, नवादा हो गया, तो ये वाले क्षेत्र में आपको जो है धारवाड़ चट्टान जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें खनिज की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे खनिज जैसे कि अभ्रक, मैंने पहले ही बताया था कि अभ्रक हो गया, कार्टेज हो गया, है ना? और बहुत सारे जैसे ग्रेनाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के जिलों के साथ चट्टानों के प्रकार का मिलान कीजिए। ठीक है, कि चट्टान का प्रकार दिया हुआ है और वो कौन से जिले में है। उम्मीद करते हैं आप इसको बना दिए होंगे। पहला है धारवाड़ शैल, ठीक है ना? धारवाड़ शैल यानी कि हम बात करें ए, तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें जो हैं ये चट्टानें जो हैं ये कौन से जिले में स्थित हैं? ठीक है, तो पहला हो जाएगा धारवाड़ शैल की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया था कि ये मुंगेर, है ना? मुंगेर, जमुई, नवादा, यानी कि ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। बी की बात करें दोस्तों, विंध्य शैल, तो विंध्य शैल जो आपका दोस्तों है ये आपको रोहतास, है ना? विंध्य पर्वत वाले क्षेत्र जो खास करके जो रोहतास, है ना? और कैमूर, छोटा नागपुर के पठार के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर ही आपको विंध्य छोटा नागपुर पठार के जहाँ मिलान होता है वो ये हो गया। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तृतीयक शैल की बात करें तो तृतीयक शैल जैसे कि पश्चिम चंपारण जो कि शिवालिक वाले जो क्षेत्र खास करके वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना? तो ये हो जाएगा आपका यानी कि तराई क्षेत्र यानी कि पश्चिम चंपारण। ठीक है दोस्तों, और चौथा हो जाएगा, चौथा आपका है चतुर्थक शैल, यानी कि जो चतुर्थक शैल है वो गंगा बेसिन और उसके नदी मैदानों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप देख लें, पहला का फर्स्ट, B2 C3 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बिहार में चतुष्क, है ना, शैल मुख्य रूप से किस भूगर्भीय काल में बने थे?
ठीक है, चतुष्क है ना सेल, ये किस काल में बने हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पहला है मेसोजोइक, सेनोजोइक, आर्कियन और प्रोटोजोइक, है ना, प्लेस्टोसिन और जो हाल ही का जो रिसेंट में बना है, या फिर पेलियोजोइक और कैम्ब्रियन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूटोसिन, है ना, प्लेस्टोसिन, या जो हाल ही रिसेंट में जो है वो बना हुआ है ये चट्टान है। ठीक है, चतुष्क। अगर हम बात करें जो चतुष्क काल जो है पृथ्वी इतिहास की सबसे कह सकते हैं कि ये न्यू अवधि है, नए हैं, है ना, ये कह सकते हैं कि जो सेनोजोइक है युग का हिस्सा है। ठीक है, और जो प्लेस्टोन की अगर हम बात करें, प्लेस्टोसिन की बात करें, तो इसका जो समय काल है वो आपका कह सकते हैं 2.6 मिलियन से, है ना, कह सकते हैं कि ये अभी फिलहाल की अगर बात करें तो 11,700 वर्ष पहले, मिलियन की बात हो रहा है, 11,700 वर्ष, यानी कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये हाल ही के युग में जो है वर्तमान के युग है उसमें इसका निर्माण हुआ है। अगर बिहार में चतुष्क सेल की अगर बात करें तो उत्तरी मैदानों में बड़े पैमाने पर ये आपको देखने को मिलता है। खास करके आप देखें तो गंगा नदी का जो बेसिन है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है ना, क्योंकि जो गंगा नदी का बेसिन है वो बहुत ही लेटेस्ट है बाकी जो पीरियड है उससे, है ना, तो गंगा नदी बेसिन, ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इसमें इसलिए कि यहाँ पर गंगा नदी में, क्योंकि यहाँ पर गंगा का प्रवाह है तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। तो जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भूमि काफ़ी उपजाऊ है, इसको हम दियारा भी बोलते हैं, है ना। जो पुराना जलोढ़ है जो कि बांगर उसको बोलते हैं ना, रेत वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बिहार की चट्टानों, है ना, बिहार की चट्टानों प्रणालियों की सबसे पुरानी और सबसे नई तक की जो कालानुक्रमिक है उसको चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है तृतीयक, विंध्य, चतुर्थक, धड़वार, विंध्य, धड़वार, चतुर्थक, तृतीयक, धड़वार, विंध्य, तृतीयक, चतुर्थक, चतुर्थक, तृतीयक, धड़वार, विंध्य। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन बना था, उसके बाद उसके क्रम को समझाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो धड़वाड़, ठीक है, ये धड़वाड़ जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार का सबसे प्राचीन ये चट्टान में इसको, ये आर्कियन युग में बना था। कब बना था ये आर्कियन युग में ही बना था, तो आप लिख लो आर्कियन युग। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो विंध्य अगर हम बात करें तो ये आपको प्रोटोजोइक जो है उस टाइम पर बना था, है ना, इसको हम बोल सकते हैं प्रागजीव, है ना, प्रागजीव काल में भी इसका निर्माण हुआ था, प्रागजीव काल। ये आर्कियन काल हो गया, ये प्रागजीव काल हो गया। अगर उसके बात करें दोस्तों तृतीय की अगर बात करें, है ना, तो तृतीयक जो है ये आपके उसके बाद का जो था नूतन जीवी काल, या इसको हम बोलते हैं सेनोजोइक, है ना, उस काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, चतुर्थक की बात करें दोस्तों तो जो चतुर्थक है ये इसका निर्माण जो है दोस्तों, ये हाल ही वाले जो सबसे नवीनतम है, सबसे युवा कह सकते हैं कि ये सबसे युवा है ना, ये हाल ही के जो भूवैज्ञानिक निक्षेप है और जो नदी गंगा नदी बेसिन जो उसके जलोढ़ संरचना है उसमें इसमें शामिल है। तो ये इस तरह से श्रृंखला है जो बिहार में जो भी आप सबसे जो चट्टान है उसकी जो निर्माण है उसकी ये श्रृंखला, ये सीरीज है। तो आपका इस हिसाब से देखे जाए तो आंसर आपका हो जाएगा धड़वार, यानी कि थर्ड धड़वार हो जाएगा, विंध्य हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा और चतुर्थक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अपने प्राचीन गर्म पानी के झरनों और मनोरम सुंदरता के लिए जानी जाती हैं? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पहला ऑप्शन है सोमेश्वर पहाड़ियाँ, राजगीर पहाड़ियाँ, रोहतास पहाड़ियाँ और प्रतिशिला पहाड़ियाँ। तो आंसर हो जाएगा आपका राजगीर पहाड़ियाँ। ठीक है, ये राजगीर जो खास करके हम कह सकते हैं कि ये टूरिस्ट पैलेस है, ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसमें गर्म पानी के झरने आपको दिखते हैं, ये प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं। ठीक है, और इसका जो उल्लेखनीय है वो ब्रह्मकुंड के रूप में, खास करके इसको हम ब्रह्मकुंड भी बोला जाता है कि ये ब्रह्मा के दौरान निर्माण किया गया ब्रह्मकुंड है। ठीक है, इसकी जो अलग ही महत्व है, औषधीय महत्व खास करके है। तो यहाँ पर कई तरह के जो है चिकित्सीय गुण वगैरह कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक चीज़ें वहाँ पर आपको उससे जुड़े हुए चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आप जाते हैं बिहार में, खास करके राजगीर में, तो आप ज़रूर देखें। मनोरम सुंदरता की बात करें तो ये जो कुंड है खास करके जो गर्म पानी का, ये चारों पाँचों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और खास करके जो हरा-भरा जंगल है, घाटी है, सब अलग तरफ से घिरा हुआ है। मतलब एक बहुत ही सुंदरता के लिए काफ़ी मनोरम है, बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर पहाड़ियाँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिलों को उनका सीमावर्ती इकाई से मिलान कीजिए। कुछ जिले हैं और कौन से सीमा पर वो मिलते हैं उनको आप मिलान करें। किशनगंज की बात करें दोस्तों, पहला
चलिए आते हैं किशनगंज। तो किशनगंज की सीमा मैंने इतने सारे पढ़ा है आपको, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो नेपाल का सीमा मिलता है और पश्चिम बंगाल दोनों का सीमा यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला बी की ये बात करें दोस्तों, रोहतास, जो रोहतास है ये आपका कहाँ पर मिलता है, ये उत्तर प्रदेश और कुछ झारखंड का हिस्सा। मैंने बताया था कि बिहार के दक्षिण वाले क्षेत्र में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और रोहतास यानी कि 2। सी की बात करें दोस्तों, भागलपुर, भागलपुर की बात करें तो ये झारखंड, मुख्य रूप से जो बांका हो गया, भागलपुर हो गया, ये आपको झारखंड वाले क्षेत्र जो सीमा है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डी अगर हम बात करें दोस्तों, पश्चिम चंपारण, तो ये नेपाल और उत्तर प्रदेश, नेपाल और उत्तर प्रदेश, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बिहार में गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी नहीं है, है ना? गंगा की सहायक तो नदी है ही नहीं, मतलब कि उत्तर की बहने वाली नहीं, गंगा की सहायक तो नदी है लेकिन वो उत्तर की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो वो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? कोसी है, पुनपुन है, बूढ़ी गंडक है या बागमती है? तो आंसर हो जाएगा पुनपुन। क्या हो जाएगा? पुनपुन। तो बिहार में जो गंगा है, इसमें जितने भी अधिकांश जो प्रमुख नदियाँ हैं, खास करके उत्तर से दक्षिण की ओर जो बहती है ना? या कह सकते हैं कि जो नेपाल या हिमालय के तलहटी से होता है, जैसे कि खास करके कोसी, है ना? बूढ़ी गंडक और बागमती की बात करें, तो ये सारे जो नदियाँ हैं, ये उत्तर से ये उत्तर से बिहार में प्रवेश करते हैं और फिर दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाते हैं। ठीक है? लेकिन जो ये पुनपुन है, ये बिहार के उत्तर की ओर से बहने वाली सहायक नदी नहीं है, पुनपुन। ठीक है? पुनपुन आपको जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये छोटा नागपुर के जो पठार है, छोटा नागपुर के जो पठार है ना? खास करके जो झारखंड वाला क्षेत्र है, वो वहाँ से आता है। ठीक है? ये उत्तर की ओर बहती है ना, कि उत्तर की ओर बहती है और ये फिर कह सकते हैं कि ये पटना के आस-पास जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है? तो ये पटना के जो खास करके जो गंगा है, ये आकर के वहाँ पर मिल जाती है। ये निकलती कहाँ से? ये आपको छोटा नागपुर के जो पठार है, खास करके कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, वो दक्षिण से उत्तर है, ना कि उत्तर से आकर के यहाँ पर दक्षिण में मिलता है। बाकी जो नदियाँ हैं, ये सारे उत्तर की नदियाँ, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये दक्षिण में जो गंगा नदी है, वहाँ पर आकर के वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ये जो पुनपुन है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और इसका जो कह सकते हैं कि कहाँ से बहती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित है? दोनों पक्षी अभयारण्य, नागी और नकटी, किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो आंसर हो जाएगा जमुई। ठीक है दोस्तों, तो नागी और नकटी जो है, ये 2 पक्षी कह सकते हैं अभयारण्य है, समझे? और यहाँ पर मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, खास करके जमुई जिले में एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि कह सकते हैं कि है, और यहाँ पर ये 2 पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं ये मीठे पानी का आर्द्रभूमि है। आपको ये पॉइंट नोट करना होगा क्योंकि सवाल आ सकता है। तो ये मीठे पानी का आर्द्रभूमि है जो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, और ये दोनों अभयारण्य जो है, ये मानव निर्मित जलाशय, खास करके अगर हम बात करें तो नागी बांध, है ना, और नकटी बांध द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये मानव निर्मित जलाशय हैं। ठीक है, अगर आप बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर आपको हजारों पक्षियाँ जो है यहाँ पर आपको आते रहते हैं क्योंकि ये आर्द्रभूमि है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नदी संगम स्थलों का मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे कि सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें पहला सोन, तो इस कहाँ गंगा मिलती है? मनार। हाँ बिल्कुल, मनार पटना में जाकर के मिलती है, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। ठीक है, बी की अगर बात करें गंडक, तो गंडक जो है क्योंकि ये उत्तर बिहार से बह रही है, तो ये आकर के सोनपुर में आपको मिलती है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, सी की अगर हम बात करें तो घाघरा, ये आपको छपरा में आके मिलता है, बिल्कुल ये भी सही है। और कोसी की बात करें तो ये कटिहार में जो गंगा है वहाँ पर आपको ये जाकर के मिलती है, तो कह सकते हैं कि ये भी सही है, यानी कि आपको जो ऑप्शन है ना ये आप मिल जाए वही सही हो जाएगा, यानी कि पहला आप देख लो सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर समझ गया होगा। ठीक है, नदी जो गंगा संगम स्थल है और उसकी कहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध ब्रह्मा कुंड गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? हमने इससे पहले इसको किया था, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर। मैंने बताया था कि ये काफ़ी सुंदर है ना,
और ये राजगीर के सबसे प्रसिद्ध केंद्र भी है। यहाँ पर लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गर्म पानी है वो कई औषधियों का आप कह सकते हैं मिश्रण भी है ना? और ख़ास करके क्योंकि राजगीर जो है वो बौद्ध और जैन धर्म की सबसे पवित्र जगह भी है, तो लोग जाते भी हैं, इस कुंड को देखते भी हैं, ठीक है? तो ये एक अलग कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदरता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। गया में महाबोधि मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? अगर आप कभी गया जाएँ और जा भी रहे हैं तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक झील मिलेगा जो महाबोधि मंदिर के पास ही स्थित है, जिसको हम बोलते हैं मुचलिन झील, ठीक है? मुचलिन झील, आंसर हो जाएगा मुचलिन, ठीक है? तो जो मुचलिन झील है ये कह सकते हैं वहाँ पर एक गाँव है, गाँव का नाम है मुचरिम, उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है? और यहाँ से खास करके बात करें तो बोध गया जो है, वो महाबोधि मंदिर से लगभग कह सकते हैं कि ये 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है ये एरिया, ठीक है? और जो झील का निर्माण है ये उस गाँव के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं आपने समझ गया होगा। और गया का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ पर बौद्ध भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है दोस्तों? चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि जो नकटी पक्षी अभयारण्य है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है? पहला ऑप्शन है गंगा के उफान से बना हुआ है, महानंदा के जो बैकवाटर है उससे बना हुआ है, मानव निर्मित नकटी बांध है या भूमिगत जल का रिसाव है। मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये एक मानव निर्मित नकटी बांध है, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है? क्योंकि जो दोनों अभयारण्य, मैंने दोनों अभयारण्य की बात किया था, तो नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि एक आर्द्र भूमि है जमुई जिला में, वहाँ पर ये स्थित है और ये मानव निर्मित नकटी बांध है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आंसर समझ गए होंगे। अगला सवाल दोस्तों, बिहार के किस स्थान पर सप्तधारा गर्म पानी के झरने का एक समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप उम्मीद करते हैं इसका सवाल का आंसर दे दिए होंगे, तो ये हो जाएगा आपका राजगीर, ठीक है? तो राजगीर जगह है जहाँ पर सप्तधारा गर्म पानी के झरने जो है उसका एक समूह देखने को मिलता है। सप्तधारा का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका मतलब क्या होता है। सप्तधारा का मतलब होता है 7 धाराएँ, 7 धाराएँ, ठीक है दोस्तों? तो 7 धाराएँ और ये सातों जो है प्राकृतिक कह सकते हैं गर्म पानी के झरने को संदर्भित करता है और ख़ास करके बिहार के जो नालंदा जिला है, वो राजगीर में जो कि कह सकते हैं कि एक पहाड़ है जिसका नाम है बैभरा, है ना? तो बैभरा पहाड़ी जो है उससे वो निकल कर के आता है और वो उसके तल में नीचे पाँचों पहाड़ियों के बीच में ये जो है गर्म कुंड है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे औषधीय कह सकते हैं कि चीज़ें भरे हुए हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बिहार में कौन सी झील को वर्ष 2019 में राज्य का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? झील को, ठीक है? तो बिहार का वो कौन सा झील है जो राज्य का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। कंवर झील है, सिमरी झील है, गोगाबिल झील है या जगतपुर झील है? तो आंसर हो जाएगा गोगाबिल झील। ये आपको कटिहार जिला में स्थित है ना? ये आपका कटिहार जिला में स्थित है ना? और इसको जो है 2 अगस्त 2019 को है ना आधिकारिक तौर पर बिहार का पहला जो है वो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है? इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो ये पूरे 57 हेक्टेयर में स्थित है, ठीक है? और 57 हेक्टेयर तो सारे के सारे आरक्षित नहीं, इसमें जो 30 हेक्टेयर है लगभग उसको संरक्षित किया गया है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी बिहार का दुख कहलाती है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आंसर भी इसका आसान है। सोन नदी है, गंडक है, कोसी है, गंगा है? तो कोसी है क्योंकि हर साल इसके वजह से जो है बाढ़ आता है, विनाशकारी बाढ़ आता है। जो जीवन है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि त्राहिमाम होता है। बहुत सारे संपत्ति का नुकसान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस वाले क्षेत्र में खास करके, इसलिए ये बिहार का दुख कहा जाता है, ठीक है? तो ये नदी खास करके जो है कह सकते हैं कि जो कोसी नदी है इसका जो निकासी है वो तिब्बत से निकल कर के आती है ना? तिब्बत से निकल कर के आती है, फिर नेपाल में बहती है, फिर नेपाल से ये बिहार में प्रवेश करती है। जब बिहार में जब आती है तो बिहार में जो क्षेत्र हो जाता है वो काफ़ी नीचा हो जाता है और नेपाल जबकि ऊँचा है बिहार से, तो इस कारण से जो बिहार में ये बाढ़ आने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ख़ासकर अगर आपको याद होगा तो 2008 में बिहार में एक भयानक बाढ़ आया था, है ना? जिसमें से ख़ास करके कम से कम कह सकते हैं कि 50 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए थे। उससे कहीं ज़्यादा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, ठीक है? तो ये बहुत कह सकते हैं कि ये बिहार को परेशान करती रहती है, हर साल परेशान करती रहती है, इसलिए बिहार का दुःख कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो पहला है 10, 12, 9, 5 तो आंसर हो जाएगा 12। तो 12 जिलों से होकर के जो है ये गुजरता है ना?
अगर जिले के नाम बात करें तो बक्सर लिख लो, ठीक है, बक्सर, भोजपुर, फिर आती है सारण, फिर आती है पटना, वैशाली, ठीक है, उसके बाद फिर समस्तीपुर, फिर उसके बाद आता है बेगूसराय, फिर उसके बाद आता है मुंगेर, फिर उसके बाद आता है खगड़िया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कटिहार और भागलपुर। कितना हो गया है? और एक और बच गया, वो है लखीसराय। तो ये सारे जो 12 जिले हैं, इससे होकर के गंगा गुजरती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बक्सर, ठीक है। जो कर्माशा नदी है वो बिहार के कह सकते हैं कि ये कैमूर जिला से निकलता है नदी। कैमूर जिला जो छोटा नागपुर के पठार है, वहाँ से ये निकलता है और आकर के बक्सर में गंगा में ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो उम्मीद करते हैं अगर बिहार जिले में आती है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है वो बक्सर। ये बहुत ही आसान सवाल है, बक्सर में ये जाकर के मिलती है, ठीक है। तो गंगा जो है बिहार का मुख्य नदी भी है ना। जब ये बिहार में आती है तो बिहार में सबसे पहले बक्सर में मिलती है। बक्सर में कहाँ पर? चौसा, है ना। चौसा में ये, चौसा का सीमा में सबसे पहले ये प्रवेश करती है। और इसमें आपको पता ही है कि जो बिहार में सहायक नदियाँ हैं, खास करके गंडक, बागमती, पुनपुन, सोन, ये सारे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी गंगा नदी में आगे जाकर के आप देखोगे तो पटना में आपको एक बहुत बड़ा सेतु है, गांधी सेतु, जिसका निर्माण इस पर किया गया था, ताकि जो उत्तर बिहार है उससे उसका कनेक्टिविटी दक्षिण बिहार से हो सके। क्योंकि जो ये गंगा नदी है बिहार के उत्तर और दक्षिणी बिहार को ये विभाजित करती है। तो इस ये पुल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निभाता है दोनों जो क्षेत्र है उसको जोड़ने में, ठीक है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो बिहार में ये कितना बहता है, तो ये 99 किलोमीटर का पूरा सफ़र करता है बिहार में, और उसके बाद फिर ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में चला जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन जल संचयन विधि है, वो क्या है? किस माध्यम से जो हमारा प्राचीन से ही वो जल संचयन किया जाता है? तो बंदिया है, बंधारस है, खंडिन है, पाइंस है। तो आंसर हो जाएगा पाइंस, ठीक है। तो पाइंस जो है बिहार में कम से कम अगर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी सिंचाई प्रणाली है। लगभग हम बात करें तो 5 से 6000 वर्ष पूर्व से ही ये जो परंपरा है चलती आ रही है। खास करके मगध साम्राज्य में जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पाइन और कह सकते हैं कि नालों के माध्यम से हमने जो है वो एक चैनल बनाया और खेतों की सिंचाई से किया, ठीक है। और इसी के माध्यम से बिहार में जो आप देखेंगे फसल, धान वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि बिहार का प्रसिद्ध झरना ककोलत किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही फेमस झील है ना। तो ये बिहार का जो नवादा जिला है वहाँ पर ये स्थित है, तो आंसर हो जाएगा नवादा, है ना। जो ककोलत झरना है इसकी अगर हम बात करें तो ये 150 फीट ऊपर से ये गिरता है झरना, और ये कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक है ना। और इससे बहुत चीज़ें, रोचक चीज़ें जुड़ा हुआ है, खास करके हिंदू कह सकते हैं कि जो पौराणिक कथाएँ हैं इससे जुड़ा हुआ है खास, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये है फल्गु नदी। जो फल्गु नदी है उसको निरंजना के नाम से जानता है। और फल्गु नदी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको गया में स्थित है, और ये झारखंड से निकल करके गया में आती है। और मुख्य रूप से गया में ये आपको ज़्यादा पानी नहीं दिखता, एक कह सकते हैं कि बालू के अंदर ही नदी है, ठीक है। तो ये हजारीबाग पठार से अपना यात्रा शुरू करती है और गया में आती है, ठीक है। चलिए, तो इसको जो गया में है क्या बोला जाता है? निरंजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार से बहने वाली नदियों में से किसका जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक है, ठीक है। तो बिहार की एक प्रमुख नदी है जिसका जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक है, और वो है आपका सोन। जो सोन नदी है इसकी जो उद्गम स्थान है ये मध्य भारत, खास करके हम बात करें मध्य भारत के अमर जो कंटक है वहाँ से ये निकलती है। और गंगा के बाद कह सकते हैं कि ये उसकी यमुना के बाद अगर कहें तो ये बिहार में आकर के उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर यमुना के बाद सबसे बड़ा नदी अगर सहायक नदी गंगा का है तो वो कौन है? सोन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो सोन नदी है खास करके आपको कौन सा क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश हो गया, है ना। मध्य प्रदेश, फिर आप उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, फिर आपको ये छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़,
फिर आपको झारखंड से होकर के बहती है। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और बिहार आते-आते वो गंगा क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है? इसका अगर हम बात करें कि इसकी जो पूरी अगर देखें इसकी लंबाई कितनी है, गंगा में आने तक ये कितना सफ़र करती है, तो ये टोटल 784 किलोमीटर सफ़र करके ये अमरकंटक से गंगा में आकर के पटना में मिलती है, ठीक है दोस्तों? इसमें इस नदी पर पहला बांध जो है इम्पोर्टेंट है, बिहार में ही बनाया गया था 1873 ईस्वी में, जिसको हम बोलते हैं डेहरी बांध, ठीक है? तो डेहरी बांध का निर्माण एक डेहरी जगह है, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया था सोन नदी के ऊपर, ठीक है दोस्तों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि करकट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं दोस्तों बिहार में स्थित है, ठीक है? तो करकट जलप्रपात है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है? अगर हम करकट की बात करें तो जो करकट है वो आपको कैमूर की जो पहाड़ी है उसके बीच में ये स्थित है, ठीक है दोस्तों? कैमूर की पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे जो वन्य जीव हैं आपको देखने को मिलता है, खास करके यहाँ पर एक वन्य जीव है बिहार का, उसको हम बोलते हैं कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है दोस्तों? और इसमें बहुत सारे अन्य प्रसिद्ध झरने हमने जैसे बात की थी, ककोलत बात की थी, तेलहर की बात की थी, ये सारे बिहार के प्रमुख झील हैं, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा गर्म पानी का झरना मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? गर्म पानी का झरना मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। सीताकुंड, ऋषिकुंड, नानककुंड, गोमुकुंड। तो आंसर हो जाएगा नानककुंड, ठीक है? तो जो सीताकुंड है वो मुंगेर में स्थित है, ये तो मुंगेर में स्थित है, ठीक है? ऋषिकुंड की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको मुंगेर में ही स्थित है। मुंगेर के जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, है ना? ये भी मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में एक है आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है दोस्तों? नानाकुंड की बात करें दोस्तों, तो ये नालंदा जिले में स्थित है, ना कि मुंगेर में। तो ये कहाँ पर है? नालंदा जिला में, ठीक है? गोमुख कुंड की बात करें दोस्तों, तो ये भी मुंगेर क्षेत्र में है, ठीक है? ये भी मुंगेर क्षेत्र में, तो कौन नहीं है? तो नानाकुंड। नानाकुंड कहाँ है? तो नालंदा में, ठीक है? ये राजगीर में है, नालंदा में, वहीं पर स्थित है, ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बेगूसराय में स्थित कंवर झील को बिहार की पहली रामसर स्थल के रूप में किस वर्ष नामित किया गया था? है ना? रामसर स्थल के रूप में किस वर्ष नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2020, ठीक है? तो 2020 में जो बेगूसराय में कंवर झील है, वो बिहार का पहला, है ना? बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो उसको घोषित किया गया था, क्योंकि ये एक आर्द्र भूमि वाला जो क्षेत्र है ना? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, कह सकते हैं रामर्स कनेक्शन, है ना? और ये जो रामसर कनेक्शन है, ये सबसे पहले जो ईरान में हुआ था, वो एक जगह है रामसर, वहाँ पर ये शुरू हुआ था, उसी के नाम पे इसको रखा गया। भारत में जो ये 1982 में लागू हुआ था, है ना? भारत में कब लागू हुआ था? 1982 में, ठीक है? तो जो कंवर झील है, आधिकारिक तौर पर ये नवंबर 2020 में, है ना? कब? नवंबर 2020 में इसको जो है वो रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और ये बिहार का पहला मतलब कि बिहार राज्य का पहला ऐसा स्थल है जिसको रामसर आद्यभूमि बनाया गया है, ठीक है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपने इसको समझ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अनुपम झील किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका जो अनुपम झील है वो किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका आंसर कैमूर के वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ पर ये स्थित है। तो जो अनुपम झील है, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के ही भीतर स्थित है, जो कि दक्षिण-पश्चिम बिहार जो क्षेत्र है, खास करके जो जहाँ पर हम बात करें कैमूर, रोहतास, है ना? रोहतास और भभुआ। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये आपको बहुत एक श्रृंखला है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है? बहुत घना जंगल है और उसके बीच में ये जो है आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है? और कह सकते हैं कि तेलहर जलप्रपात जो है, वो इसकी जो खास करके इसके ही आस-पास है, तो इस तरह से देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।